हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट या एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका टॉपिक नंबर 7 के नाम से। वो वो मैं कराने वाला हूँ आज आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो भी इसी एक्ट के अंदर आपकी दी हुई है। जो आप लोग पढ़ते हो डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया वगैरह, वो सब इसी के अंदर आती है। अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जो आप लोग पढ़ते हो ओटीजी में पढ़ते हो, सेरिब्रल पाल्सी पढ़ते हो, या कभी कभी इससे अलग हटकर आपका एडीएचडी आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इनका अगर इस प्रकार का बच्चा आपकी क्लास में है जिसको मान लीजिए इस प्रकार की दिव्यांगता है, तो उसका समावेशन आप लोग अपनी क्लास के अंदर कैसे करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये सिर्फ सीडीपी के अंदर नहीं आता, सीडीपी में तो मतलब आता ही आता है। अगर मैं बात करूं, देखिए मेरे सामने पेपर है, पेपर फर्स्ट भी मेरे सामने, पेपर सेकंड भी मेरे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से संबंधित है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। चाहे तो आप लोग इस एक्ट को पूरा पढ़ सकते हो, ये सामने आपको दिख रहा होगा। चाहे तो आप लोग इस एक्ट को पूरा पढ़ सकते हो, नेट पर जाना, सर्च कर लेना राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ये एक पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 36 और 37 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है। थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है, आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। या तो आप लोग इस एक्ट को पढ़ लो, ठीक है, या जो आज की वीडियो के अंदर जितनी चीजें आपको बता रहा हूं या उसको कर लो, बात एक ही है। तो मुझे बताया दोनों में से कौन सा तरीका आप लोग यूज करोगे। जो चीज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस एक्ट से संबंधित, उनको ध्यान से देख लो, समझ लो। मोस्टली क्वेश्चन आपके वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इससे संबंधित आपकी जो जो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मेरे हाथ में जो अभी 20 अगस्त को हुआ था, इसके अंदर भी आपके दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हो कि कम से कम 2-3 नंबर आपके एग्जाम में, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए, जो मैं आज की वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। ठीक, उसके अलावा भाई आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहे। तो आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी क्लासेस आपको मिलती रहे। और चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर अपने एक्ट की, जो सामने आपको दिया हुआ है। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बाकी क्लास आपको मिल जाएगी। आज आपका टॉपिक 7 है, इससे पहले 6 टॉपिक करा चुका हूँ। यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो सीटेट टॉपिक या सीटेट सीडीपी बाई या सीडीपी बाई सचिन सर मार लिया करो, आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सभी कोर्स चाहिए जिसमें सभी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर अपने सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर आपको कंटेंट मिलता है, मेरे वाले सीटेट के नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, एनसीईआरटी मिलती है, मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी भी आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो बैच के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए भाई हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। आखिर ये एक्ट है क्या, किसके लिए इस एक्ट को बनाया गया, उसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन के ऊपर बाद में चले जाना। ठीक है जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, और नहीं ठीक होंगे तो अभी आपको मैं ठीक किए देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले इसके ऊपर हम आ जाते हैं। इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, 2016। हालांकि संसद के अंदर 2016 के अंदर ये पारित हो गया था, बट इसका जो ये चालू हुआ था 2017 के अंदर हुआ था। क्योंकि इससे पहले एक आपका एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से। किसके नाम से? पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से था वो, 1995 के अंदर था, बट उसको यहाँ पर संशोधित कर दिया गया। और संशोधित करने के बाद ये नया एक्ट आया 2016 के अंदर, जो जाना गया आपके राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से, जिसकी मैंने अभी ऑफिशियल फॉर्मेट आपको दिखाया। ठीक है, चाहे आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो, वरना लैंग्वेज समझ में ना आए तो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब ये एक्ट है किन के लिए? ये जो एक्ट बना है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, यानी जो लोग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, किससे ग्रसित है? अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनके राइट की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है। क्या बात करता है? उनके अधिकारों की बात करता है कि अगर कोई बच्चा यहां पर दिव्यांग है, कोई व्यक्ति यहां पर दिव्यांग है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति या बच्चा है, तो यहां पर उसके अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर की गई है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर अलग अलग दिव्यांगता से संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 के अंदर, उस टाइम पर आपकी 7 दिव्यांगताएं थी। कितनी थी? 7 दिव्यांगता थी। ठीक है, लेकिन जब इसको संशोधित किया गया 2016 के अंदर, तो ये दिव्यांगता बढ़कर आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगता होगी। कितनी होगी? 21 प्रकार की दिव्यांगता होगी। जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये 21 प्रकार की दिव्यांगता कौन कौन सी है, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये टोटल आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। ठीक है, मतलब इसके अंदर दिव्यांगताओं के कुछ और प्रारूप को, अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं को इस वाले एक्ट के अंदर बढ़ा दिया गया। पहले 17 होती थी, अभी आपकी 21 है। ठीक है, अभी इसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसकी जो मैं पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो किसके अधिकारों की बात करता है? जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर की गई है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, किसी दिव्यांगता से ग्रसित है, तो स्कूल की तरफ से क्या प्रावधान उसके लिए होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात इस एक्ट के अंदर है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो बात करता है आपके बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करता है। और सबसे ज्यादा इस एक्ट से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दिव्यांगताओं के अकॉर्डिंग, वो आपके एजुकेशन वाले चैप्टर नंबर 3 से देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और बात है इसके चैप्टर नंबर 6 की, और मैं बात बता दूं, एक क्वेश्चन ये भी आपका काफी देखने को
मिलता है, ये जो पेपर 2 वाले उनके अंदर ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। कौन बात करता है? ये बात मतलब पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी अलग व्याख्या आपके आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में इसकी बात की गई है। लेकिन अगर बात आ जाए आपके दिव्यांग बच्चों की, ठीक है, वो आपके सामान्य बच्चों के बारे में 6 साल से लेकर 14 साल तक। अगर दिव्यांग बच्चों के लिए बात आ जाएगी तो 6 साल से लेकर 18 साल तक, कितना? 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर नंबर 3 पर, जो इस एक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और कुछ और चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से यहां पर आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है। ये एक्ट आपके दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के समावेशन किस प्रकार से करना है, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की बात की गई है, किसी प्रकार से दिव्यांग लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को समान रखना है। इससे पहले आपको मैंने शायद टॉपिक नंबर 5 हुआ था, मैंने आपको बताई थी एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो ये वाला आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जितनी बातें दिव्यांग लोगों के लिए कही गई है उन सभी को समावेशित कर लिया है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि कितना महत्वपूर्ण एक्ट है ये आपके लिए समझना, क्योंकि यहां से एग्जाम में कई क्वेश्चन भी आते हैं और आपको समझ भी बढ़ती है, ठीक। तो समझ गए। तो चलिए अब हम एक एक करके जरा बात कर लेते हैं। अब हम यहां पे एक एक करके बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कौन कौन सी दिव्यांगता है, कैसे उनका समावेशन करना होता है, किस प्रकार बच्चों के साथ आपको टैकल करना होता है, उनके बारे में हम एक एक करके यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसा सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, भाई इनको पोल दे दे, ठीक है। पोल के साथ साथ आप भी इसके साथ आंसर लगाना। तो पहले के ऊपर हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्त यारों के साथ, ताकि उनको भी इस तरीके का कंटेंट मिल जाए, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए सामने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, यानी बात हो रही है यहां पर आपके राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात हो रही है, जिस एक्ट के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात करी, ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता रखता है। ये कंपलसरी एजुकेशन की बात नहीं करता, ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। किसकी बात करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, सभी को समावेशी शिक्षा देने की बात करता है, किसी के साथ भेदभाव रही शिक्षा देने की बात करता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। तो किसकी बात करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात करता है, जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। पहला यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। अगला दिया है कि दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव। मैंने कहा भेदभाव तो करता ही नहीं है, भेदभाव को खत्म करता है, ठीक है। बाकी के जो सामान्य बच्चे, बाकी के जो सामान्य लोग हैं, तो उनके साथ समावेशित करने की बात करता है। और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके अधिकारों की बात की गई है। अगर वो पुलिस की तरफ से भी अपनी कुछ कंप्लेंट कराता है या किसी प्रकार से उसको गाली गलौज होती है, तो उसके अधिकारों की यहां पर बात की गई है, ठीक है, कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इसकी बात नहीं करता भेदभाव की, भेदभाव रहित की बात करता है। दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकारों से बेदखली की बात नहीं करता, ये तो बात करता है जो मैंने अभी आपको बताया, इस एक्ट का चैप्टर नंबर 3 एजुकेशन से संबंधित है, तो उनको बेदखल नहीं करना, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग सभी को एक साथ समावेशित करके आपको पढ़ाना है, ठीक है। बचा कौन सा? 4th, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता रखनी है, ठीक है, और गैर भेदभाव रखना है, यानी आपको इक्वलिटी रखनी है बच्चों के बीच में, और यहां पर आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना। ये जो आपका एक्ट है, जो अभी मैंने आपको समझाया, ये पूरा एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो आपके दिव्यांग लोग हैं, डिसेबिलिटी से ग्रसित जो आपके लोग हैं, उनके अधिकारों की बात कही गई है। किसी प्रकार का भेदभाव ऐसे लोगों के साथ यहां पर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर पहला हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रखना और सभी को समानता के अधिकार की बात करता है। सो राइट आंसर आपका 4th यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब अगले के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को समान संसाधन देना, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? कौन कौन सी युक्तियां यहां पर बताई गई है, जरा नजर डाल लेते हैं। पहला, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 साल में सर्वे उनका किया जाएगा। देखिए जब ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, मैंने आपको बताया, तो जब ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 के अंदर, तो 2016 के अंदर 2 साल के सर्वे की बात कही थी, सिर्फ इस एक्ट के आने के बाद 2 साल की, वरना हर 5 साल के बाद आपको बच्चों का सर्वे करना है। क्या करना है? आपका हर 5 साल के बाद क्या काम करना है? बच्चों का सर्वे करना है, स्कूल में जाने वाले बच्चों का, कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों का नामांकन हुआ है, कितने बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग यहां पर करनी होती है। तो हर 5 साल में ऐसे बच्चों का, जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो दिव्यांगता इसके अंदर दी हुई है, उनका यहां पर मॉनिटर आपको करना है, ठीक है। तो पहला तो भाई ठीक है आपका, ठीक। अगला दिया है कि सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम। ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के अंदर, कि भाई
आपके नेगेटिव है, जहां पर भी देखे देखते कट मार देना, तो मानक आ गया, एक रूपी आ गया। अगर कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो उनके लिए एक प्रकार के स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर सकते, अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड, अलग अलग प्रकार के शिक्षण ऐसे बच्चों को मुहैया कराने हैं। अगर मान लीजिए किसी को देखने से संबंधित आपको दिव्यांगता है, किसी को चलने से संबंधित दिव्यांगता है, तो उनको सभी बच्चों की तरह एक जैसे निर्देश, एक जैसा शिक्षण हम नहीं दे सकते। उन बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग हमको उनको शिक्षण देना होता है, ठीक है। तो मानकीकृत की अगर बात आ गई, यूनिफॉर्म की बात आ गई, स्टैंडर्डाइज की बात आ गई, तो मैंने कहा था ये नेगेटिव होता है, देखते गलत कर देना। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना सीटेट टैग वर्ड बाय सचिन सर, ठीक है। तो ये तो भाई आपका गलत हो गया। अगला है जो बुक्स होती है, किताबें होती है और अन्य अधिगम सामग्री होती है, जो लर्निंग की सामग्रियां होती है और समुचित सहायक युक्तियां होती है, वो प्रोवाइड बच्चों को कराना। मैंने कहा 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। वैसे 6 साल से 14 साल तक का प्रावधान है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या काम कर सकते हो, किताबें दे सकते हो। अगर कोई देख नहीं सकता बच्चा, तो जैसे ब्रेल बुक्स आजकल आ रही है, ठीक है। तो ब्रेल आपने लिपि सुना होगा, ईवीएस के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे पेपर 1 वाले, जो ब्रेल लिपि होती है, लुइस ब्रेल ने बनाई थी, फ्रांस के रहने वाले थे, तो उनकी खुद की आग चली गई थी, तो उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, ठीक है। जो वो देख नहीं सकते थे तो पढ़ने का उनको शौक था, ठीक है। देखो आग जाने के बावजूद भी कितनी मतलब उनके अंदर लगन थी, तो ब्रेल लिपि उन्होंने बनाई। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ब्रेल लिपि कितने पॉइंट्स पर आधारित है, 6 पॉइंट्स पर आधारित रहती है। तो आजकल कुछ ब्रेल बुक्स आ रही है, ठीक है, उन पर ऐसे डॉट डॉट से उड़े रहते हैं, तो बच्चा उन पर ऐसे स्पर्श करके टच करके पढ़ सकता है, जो देख नहीं सकता, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार की किताबें हो गई या इस प्रकार की लर्निंग मटेरियल्स आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला है सूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकूलित पद्धतियों का उपयोग करना। वही वाली बात है कि मतलब आपको उनके लिए ऐसे एप्रोप्रिएट मेथड यूज करने हैं, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ऐसे मेथड्स के यूज करने की बात यहां पर करता है। तो यहां पर ये भी ठीक है भाई, आपका सिर्फ आपका ये नेगेटिव था। तो पहला तीसरा चौथा कहा है भाई, पहला तीसरा चौथा, अरे कहा है भाई पहला तीसरा चौथा, राइट आंसर फिर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया रहता है, अगले को ऊपर बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म, ठीक है, विद्यार्थियों व उनकी पहचान के गुण धर्म का सही मिलान करता है। तो चलिए बताइए कौन सा सही मिलान करता है। मैच द फॉलोइंग यहां पर आपको दिया हुआ है। पहला आपके सामने दिया हुआ है सृजनात्मक विद्यार्थी, यानी क्रिएटिव बच्चों की बात हो रही है। क्रिएटिव बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव बच्चे वो बच्चे होते हैं जो दोनों एक हाथ से पेन लिख देते हैं मजाक कर रहा हूं भाई आपका। वो आपने देखी ना मूवी, कौन सी है वो, आमिर खान की 3 इडियट आपने देखी हुई है। तो उसका जो वो था स्कूल का जो प्रोफेसर था, दोनों हाथों से लिखता है, जो नोट लिखता है वहां पर। हालांकि वो भी क्रिएटिव थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है। ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादातर गिफ्टेड की शेप में पाया जाता है, 140 प्लस का, जैसा आमिर खान का भी था, ठीक है। तो क्रिएटिव बच्चे वो बच्चे होते हैं जो यहाँ पर क्रिएटिविटी करते हैं, समस्याओं के अनेकों प्रकार से समाधान निकालते हैं, ओपन एंडेड अपना थिंकिंग का यूज करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए दिया हुआ है समस्या का समाधान में आपकी अनियमितता, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रिगिडिटी दी हुई है। देखिए मैंने रिगिडिटी यानी कठोरता को क्या बताया था, आपका नेगेटिव बताया था। क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। तो या तो बात क्रिएटिव बच्चों के लिए आ गई, नॉर्मल बच्चों के लिए भी बात नहीं है। तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी बात होती तब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी का सहारा लेना होता है, चाहे टेक्स्ट बुक हो, करिकुलम हो, चाहे आपका टीचर के मेथड के अंदर हो। तो यहां पर रिगिडिटी नहीं रखनी होती, ठीक है। तो आपका गलत हो जाएगा। अगला आपके सामने दिया हुआ है सवलीन विद्यार्थियों की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है आपके ऑटिज्म वाले बच्चों की बात हो रही है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, जो बातें मैंने आपको समझाई, मैंने आपको समझाया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या एक्ट होता है, दिव्यांग लोगों के किन अधिकारों की बात करता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए। मैंने बताया इस एक्ट के अंदर आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। अब जो 21 प्रकार की दिव्यांगता, जरा इनके ऊपर आप नजर डालिए, जो आपको 21 प्रकार की दिव्यांगता दी हुई है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रही भाई आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगता, तो इनके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। देखिए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के अंदर एक आपकी हो जाएगी, इसके अंदर जो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित है, उसके अंदर हो जाती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अभी मत देखो, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में समझाऊंगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे उनका समावेशन कैसे करना है, वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। एक होती है आपकी लेप्रोसी क्योर्ड होती है, कुष्ठ रोग से संबंधित होती है। एक होती है सेरिब्रल पाल्सी, ये भी बताऊंगा। ड्वार्फिज्म होती है, बोने लोगों को भी मतलब इसके अंदर अब शामिल कर लिया गया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, एग्जाम में नहीं आता है। एसिड अटैक विक्टिम, अभी तक एग्जाम में ये भी नहीं आया। मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक कर देते थे, ठीक है, जो इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति रहते थे, आशिक ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी के साथ इस प्रकार की घटना होती है, किसी लड़की के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो उसको भी इस एक्ट के अंदर दिव्यांगता के अंदर आपका रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आशिकों को उल्टा करके और तसल्ली से इनकी कुटाई करनी चाहिए, ठीक है। पता कितना बड़ा जी दिखाते हैं, ठीक है। अगली आपकी विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि देखने से संबंधित आपकी अक्षमता, जिसमें ब्लाइंडनेस आ जाएगी और लो विजन आ जाएगा। एक आपकी स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो जाएगी, जो आपकी स्पीच से संबंधित है, स्पीच इंपेयरमेंट से संबंधित है। एक आपकी हियरिंग इंपेयरमेंट आ जाएगी, जो सुनने से संबंधित है। और एक आ जाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आई होप आप लोगों ने कभी सुना होगा मेरे मुंह से बौद्धिक विकास, आपने देखा होगा जैसे 2 साल का बच्चा जो होता है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता जाता है। वो अपने एनवायरमेंट के बारे में समझता जाता है कि एनवायरमेंट के अंदर कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन मेरा पड़ोसी है, क्यों मेरे पापा की लड़ाई मेरे पड़ोसी से होती है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस बनाता रहता है। तो 2 साल के बच्चे के बाद ये उसके अंदर आता रहता है। तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये आपकी स्पेशली
ये आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है जो आप लोगों को अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, ये सभी आपकी इस वाली डिसेबिलिटी के अंदर आएगी। हमें पढ़ना है यहाँ पर ऑटिज्म। क्या पढ़ना है हमें? ऑटिज्म, जिसको कहा जाता है सवलीनता। क्या कहा जाता है? जिसको जिसको कहा जाता है आपका सवलीनता कहा जाता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। इस पर आपके आधारित कई क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ये वाली भी आपके अभी तक किसी के अंदर नहीं आई है। हाँ, मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात हो जाती है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर वो आ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी एक बीमारी का असर शरीर के किसी और अंगों पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को वो हो गया, क्या नाम है, शुगर हो गया मान लीजिए किसी को, ठीक है, तो उसका असर आंखों पर पड़ता है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर काउंट हो जाएगा। तो जितनी मैंने आपके सामने टिक की हुई है, ये सभी महत्वपूर्ण आपकी डिसेबिलिटी है, जो सीटेट क्या किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी आपके महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और सीटेट के अंदर जो सबसे पहले पूछा जाता था वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पर आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब पूरे इस एक्ट की जो डिसेबिलिटी है मेन मेन उस पर आधारित आते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं ऑटिज्म की, सवलीनता की बात करता हूं। ऑटिज्म, ठीक है, ये हालांकि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है इस वाली बीमारी का। ऑटिज्म से संबंधित जो बच्चे होते हैं, अब जरा उनके बारे में समझ लीजिए। जो ऑटिज्म से संबंधित बच्चे होते हैं, जरा मैं उनके बारे में आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करता हूं ऑटिज्म की। किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात करता हूं ऑटिज्म की बात करता हूं, यानी कि सवलीनता की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सवलीनता। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं जिनको ये वाली आपकी डिसेबिलिटी होती है, ऐसे बच्चे, इसके नाम से समझ में आ रहा है आपका सवलीनता, यानी कि खुद के अंदर लीन होते हैं। बहुत कम बोलते हैं ऐसे बच्चे। कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सवलीनता से पीड़ित बच्चों का क्या लक्षण होता है। ये सोसाइटी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? सोशल कम्युनिकेशन इन लोगों का नहीं होता है। चुप से रहते हैं, ज्यादा किसी से बोलते नहीं है। कोई घर पर भी आ जाएगा, इनसे बोलने की कोशिश करेगा, नहीं बोलेंगे, अपने आप में खुद में लीन होते हैं। जो इस प्रकार की डिसेबिलिटी इनके अंदर आपकी रहती है। दूसरा, इसके अंदर आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इससे संबंधित देखने को मिला था, रिपीटेड बिहेवियर। क्या देखने को मिला था? शायद यहां पर लिखा हुआ है रिपीटेड बिहेवियर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। शायद आपके मोबाइल में आपको कम चमकेगा। रिपीटेड मूवमेंट या रिपीटेड बिहेवियर, यानी जो इनका व्यवहार होता है ना, उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। रोज यहाँ पर मेरी वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के, रोज मेरी वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के, ठीक है, रोज मेरी वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के। भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसको कोई सीरियस मत लेना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये आपका ऑटिज्म होगा, वो क्या कहेगा? रोज सर की वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के, रोज सचिन सर की वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के। तो क्या काम कर रहा है? अपने व्यवहार को बार बार रिपीट कर रहा है। और कैसे रिपीट कर रहा है? रोज वीडियो देखना आ जाते हैं गधे कहीं के, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो बुरा मत मानना, इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। तो अपने व्यवहार को क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपकी ऑटिज्म है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है हेरिडिटी से, यानी कि आनुवंशिकता से, ठीक है। किससे? हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। खासकर जन्म के बाद ये दिक्कत बहुत देखने को मिलती है। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं आया, ठीक है। एनवायरमेंट का अभी तक इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना हेरिडिटी का इसके ऊपर फर्क पड़ता है, जो आपका ऑटिज्म आपका रहता है, ठीक है। तो ये समझे आप ऑटिज्म के बारे में। इसके अंदर थोड़ी आपकी हाइपर एक्टिविटी भी रहती है। क्या रहती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसे बच्चों को नींद भी बहुत कम आती है, ठीक है। तो इनको स्लीप में प्रॉब्लम होती है, नींद कम आती है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे अपने व्यवहार को तो बार बार करते रहते हैं, रोज आ जाते हैं, हंस रहे हैं गधे कहीं के, हंस हंस के इमोजी भेज रहे हैं गधे कहीं के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वहां पर रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाते हैं। आप लोग तो जल्दी जल्दी लगा रहे हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार के बच्चों की निशानी होती है। बेचारे डिप्रेशन में होते हैं। मेक श्योर आगे कुछ इस प्रकार का सोल्यूशन या कुछ ट्रीटमेंट ऐसे बच्चों के लिए आ जाए तो यहाँ पर सही रहेगा। तो ये आपके ऑटिज्म की मैंने बात बताई। अब इसके अंदर एक पॉइंट जानना और जरूरी है, ये भी आपके सीटेट के अंदर पूछा गया था। देखिए, जब इन बच्चों की जो मैंने बताया, जितनी भी चीज आपको बताई, इनके अंदर एक क्वालिटी देखने को मिलती है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ना, फैक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन, किससे? फैक्ट से संबंधित इनकी इंफॉर्मेशन रहती है, वो इनके पास अच्छी खासी रहती है, ठीक है। फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इनके पास अच्छी खासी रहती है, कह सकते हो कि व्यापक रूप से आपकी रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, फैक्ट की नॉलेज इनको रहती है, ठीक है। तो ये बताया मैंने ऑटिज्म से संबंधित आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नहीं आऊंगी वीडियो में देखने, मैंने तो मान लिया बुरा नाजमा नाराज हो गई भाई अरे भाई मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी ना दूं। ये मैंने बताया रिपीटेड बिहेवियर होता है, ठीक है। देखो कितने बच्चे अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप लोग समझ गए, ऑटिज्म के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए। नाराज मत हुआ करो, ठीक है, नाजमा नाराज हो गए चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था आपके सामने, सवलीनता की बात हो रही थी, ऑटिज्म की बात हो रही थी। तो ऑटिज्म वाले क्या काम करते हैं? रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट। क्या काम करते हैं? रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट, यानी जो अपना शारीरिक, जो उनका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर होता है उसका बार बार रिपीट करते रहते हैं उसको। भाई एग्जांपल है, आगे मेरी वीडियो देखने, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आपका ऑटिज्म है। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल दे रहा था मैं, तो यहां पर सही क्या बैठ रहा है? ऑटिज्म, क्योंकि ये इसकी बिल्कुल सही चीज को दर्शा रहा है। मैच द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा यही हो रहा है। अधिगम कठिनाई यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे रहते हैं, बेहद कम कमजोर स्मृति रहती है, नहीं उनकी पुअर मेमोरी नहीं रहती, इनकी भी अच्छी मेमोरी यहां पर रहती है, ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, देखो यहां पर बात आ रही है आपके विजुअल इंपेयरमेंट की बात आ रही है, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उनका यहां पर क्या दिया हुआ है?
उनको सुनने में कठिनाई होती है। अरे जो देख नहीं सकते सुनने में कठिनाई थोड़ी होगी, देखने में तो कठिनाई होगी। विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधित देखने से संबंधित है, सुनने से संबंधित थोड़ी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए तब से ज्यादा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बहुत पूछा जा रहा है, और ओटीज्म के तो पता नहीं आज तक सीसेट में कितने क्वेश्चन पूछ गए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ओटीज्म क्या होता है, रोज आ जाते हैं वीडियो देखने। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने ओटीज्म आपको बताया, ठीक है, आई होप आपको ओटीज्म समझ में आ गया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को समझना है कि सर दोबारा समझा दो, एग्जांपल के साथ समझा दो, तो अभी समझा दूंगा। कहा गई यार मेरी फोटो कहाँ गई, अरे मेरी फोटो कहाँ गई, ये आ गई फोटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ओटीज्म के बारे में, सवलीनता के बारे में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करते हैं। एक बार तो आपके एग्जाम में सीधा यही पूछ लिया था, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो जो लर्निंग से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता, आप लोग जिनको जानते हो, क्या जानते हो, अधिगम अक्षमता के नाम से इनको जानते हो। यानी लर्निंग के दौरान अगर किसी बच्चे में कोई अक्षमता है, कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आ जाती है। और कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, उन सभी को हम इन क्वेश्चन के माध्यम से यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जीपी प्रीति, बेकारी जीपी प्रीति। ठीक है, बेकारी जीपी प्रीति और करो एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पर कुछ आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज दी हुई है, यहाँ पर आपको उसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलिए करते हैं कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज दी हुई है। देखिए आपकी डिस्फेजिया डिसेबिलिटी की बात करें, डिस्फेजिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्प्रेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब जरा इनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं हम कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रहा यार, एग्जाम्पल को बेइज्जती मानते हो, जाओ भैया एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो किताबों वाले एग्जाम्पल है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितनी आसान सीडीपी लगती है ना उतनी टफ लगेगी आपको। ठीक है, इसलिए मैं कोई भी चीजें किताब की मैं कभी पढ़ाता ही नहीं, हमेशा मैं वो चीजें पढ़ाता हूँ जो अपने अनुभव पर आधारित मैं चीजें देखता हूँ या समझता हूँ। ठीक है, तो मैं किताबी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता, मेरे मुंह से ही नहीं सुनोगे कभी आप कोई किताबी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए आप कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, फंसने की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर बच्चा जब बोलने के दौरान फंस जाता है, ठीक है, यानी सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो आपकी डिस्फेजिया हो जाएगी। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया आपकी होती है मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार होता है। किससे संबंधित होता है, मोटर स्किल से संबंधित विकार होता है। यानी जब बच्चा अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, क्या नहीं बना पाता, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए किसी बच्चे को डिस्प्रेक्सिया है और ये वाला पेन है, मैंने उसकी तरफ को फेंका, बेटा कैच, तो मैंने तो कैच पकड़ लिया लेकिन वो नहीं पकड़ पाएगा, उसका हाथ इधर जाएगा, उसकी आंख इधर रहेगी, तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। यानी उसने तालमेल नहीं बैठाया, ठीक है, अपने शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठाया, मोटर स्किल से संबंधित आपकी ये डिसेबिलिटी हो जाएगी। एक होती है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है, कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। और कैलकुलेटर पर हम क्या काम करते हैं, मैथ से संबंधित जितना भी हम काम करते हैं कैलकुलेटर पर करते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है एक, ठीक है, बहुत पहले मैंने इसको बनाया था। तो आप लोग समझ लीजिए मैथमेटिक्स से संबंधित बच्चों को जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है, सही प्रकार से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, चीजों को उल्टा पुल्टा करके नहीं कर पा रहा, एक्स वाई जेड मैथ से संबंधित सभी प्रकार की आपकी डिसकैलकुलिया के अंदर आएगी। डिसग्राफिया, ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ, और ग्राफ पर हम क्या काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, किसका, लेखन का काम करते हैं। तो लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके विकार होंगे वो आपके डिसग्राफिया के अंदर आ जाएगा। पहले सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, एक बच्चे ने बी को डी लिख दिया, एक बच्चे ने 21 को 12 लिख दिया, एक बच्चे ने सा को वाज लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे ने लिख दिया, तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर, उसके अंदर आपकी डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी है। मैंने 4 लर्निंग डिसेबिलिटी आपको बता दी एक पिक्चर के माध्यम से। अब यहां पर मैच द फॉलोइंग आपको करना है। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग दीदी के साथ जा रहे हो, यानी डीडी के साथ जा रहे हो। अभी देखता हूं डीडी को। ठीक है, डी कौन सा, ये वाला डी है। पहले का चौथा, पहला कौन सा है भाई आपका, डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया में चौथा आपने बताया यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी जब मैंने कहा जब बच्चा यहां पर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो पहले का चौथा, चौथा ये मिला दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अगला है आपका बी का पहला, बी का पहला कौन सा था, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया आपके मोटर स्किल से संबंधित होता है, किससे, मोटर स्किल से संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये भी ठीक है, क्या बात है गधो। अगला है सी का थर्ड, सी का कौन सा, डिसकैलकुलिया, मैथ से संबंधित होता है, तो इसका थर्ड कौन सा है, काय मैथ, मैथ, मैथ ये रहा, मैथ्स कैलकुलेशन से संबंधित, तो ये भी ठीक है। और ये तो डी पहली बच्चा, सेकंड लिखना, तो लिखना किससे होता है, ये रहा आपकी राइटिंग से संबंधित, लेखन से संबंधित विकार होता है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने फोर्थ आंसर इसका सही बताया, तो आप लोग जाते हो फोर्थ के साथ। ठीक है, 4 प्रकार की आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक टीचर अपनी क्लास में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम यानी लर्निंग के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है, मतलब कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे बना सकती है। जैसे हमारी क्लासरूम होती है, प्रेरक एनवायरनमेंट रहता है ना, बढ़िया से पढ़ाता हूं ना मैं आपको, चीजें भी आपको अच्छी तरीके से मिलती है, वरना इतना बड़ा आप लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना, इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आती, तो मैंने आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया। फिर भी नाराज होकर भगतों की सर ऐसा एग्जाम्पल देते हो, हम जा रहे हैं ठीक है, देखो नाजमा आई है कि या भाग गई तो यहां पर किस प्रकार से प्रेरक परिवेश बना सकते हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। पहला,
यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें। देखो यहां पर बात हो रही है रिगिड करिकुलम की। मैंने बताया था रिगिड क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है करिकुलम। कैसा रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, लचीलापन रखना है करिकुलम के अकॉर्डिंग, करिकुलम को, ताकि बच्चे के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंज किया जा सके, उसको संशोधित किया जा सके। तो ये तो आपका गलत हो गया। बच्चे से परामर्श करे बिना, यार आगे पढ़ू या इसे या ना पढ़ू, इससे तो बच्चे से परामर्श ही नहीं कर रहा। बच्चे से परामर्श किए बिना उनके लिए सारे डिसीजन खुद लेना। टीचर की आज की डेट के अंदर इतनी औकात नहीं है खुद ही सारे डिसीजन ले लेगा, बच्चे से पूछनी पड़ेगी सब चीजें। बच्चा मेन पावर के अंदर आज की डेट के अंदर, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका आकलन मानकीकृत, आगे पढ़ू या यही काट दो, मानकीकृत दिख गया, क्या हो जाएगा, मानकीकृत आकलन द्वारा होता है। तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया। पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, बिल्कुल ठीक बात है। जो यहाँ पर बच्चों के लिए करिकुलम रहेगा ना, उसको एकोमोडेट करके, उसको संशोधित करके, बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग उसके अंदर बदलाव करके, तो यहाँ पर एक टीचर अपनी क्लास का जो परिवेश है, एनवायरमेंट है, वो यहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरमेंट यहाँ पर बना सकती है, प्रेरक एनवायरमेंट बना सकती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, डीडी के साथ दोबारा जा रहे हो, ठीक है, दीदी के साथ बहुत जा रहे हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यानी एक तरफ आपको यहाँ पर दिव्यांगता दी हुई है और दूसरी तरफ उसका समायोजन दिया हुआ है कि ऐसे बच्चों का समायोजन आप किस प्रकार से कर सकते हो। जैसे पहले दिया हुआ है प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, अच्छा इसको दिव्यांगता के अंदर काउंट कर दिया। गिफ्टेड बच्चों की बात हो रही है, यानी जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो गिफ्टेड होंगे जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस का हो सकता है, ऐसा मैं जरूरी नहीं समझ रहा, मेरा खुद ही नहीं 140 का ठीक है, उतना ज्यादातर एवरेज ही मिलता है सभी का, वही 90 से 109 के बीच में जो मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दिया है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए देखें किस प्रकार का उनको समायोजन किया जाता है। उनको आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। अरे भाई गिफ्टेड बच्चे आसान सामग्री नहीं, ऐसे बच्चों के लिए चैलेंजिंग मटेरियल देना चाहिए, ठीक है। चैलेंजिंग काम में ऐसे बच्चों का मन लगता है जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। आसान कामों को तो ये कह देंगे ये तो आसान है, मेरे बस की ले जाओ, दूसरे को दे दो, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है सौलीनता। अच्छा दोबारा आ गया ओटिज्म। एग्जाम्पल तो देने की जरूरत नहीं है भाई ओटिज्म की। क्लास की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, ठीक है। तो व्यवस्था को बार बार बदलेंगे वो भी इन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। पठन वैकल्य यानी कि डिसग्राफिया। ग्राफिया किससे संबंधित विकार है, लिखने से संबंधित विकार है। तो अगर किसी बच्चों का विकार है, उत्तम चित्रों के आधार पर उनको असाइनमेंट देना। अरे भाई चित्र क्या करेगा जब बच्चे को लिखने से संबंधित आपका विकार है। अगला है वाक हानि यानी कि स्पीच इंपेयरमेंट। कौन सा इंपेयरमेंट, स्पीच इंपेयरमेंट, यानी कि बोलने से संबंधित यहां पर उसको विकार है। तो उनके लिए क्या करना है, पेशेंस दिखाना है, धैर्य दिखाना है और उनको रिस्पॉन्स देने के लिए पर्याप्त समय देना है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है, उसके बाद सही तरीके से बोलो। तो यहां पर सही संयोजन क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, अगेन आप लोग यहां पर दीदी के साथ जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर सही देना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता, यहां पर बात हो रही है लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को, किसकी लिखने की क्षमता आ गई तो उसको सीधे प्रभावित करती है। बताओ भाई लिखने की क्षमता, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। सर आप साइड होकर पढ़े, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अरे भाई ठीक है साइड होकर पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो बताइए इसका जल्दी, वैसे मैं बिल्कुल इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ लेकिन जब क्वेश्चन समझाएंगे तब तो उधर आएगा ना, ठीक है। बताओ इसका जल्दी से किसके साथ जा रहे हो, बी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। देखो बी क्या है, डिसग्राफिया। ग्राफिया आ रहा है तो ग्राफ किससे संबंधित होता है, आपका लिखने से संबंधित। किससे संबंधित होता है, लिखने से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिया के अंदर कैलकुलिया आ गया, ये किससे संबंधित होता है, मैथ से संबंधित सारे विकार। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, पठन विकार होता है। पढ़ने के दौरान अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेट नहीं पढ़ पा रहा, फ्लुएंसी में नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपका यहाँ पर डिसलेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया आपका मोटर स्किल से संबंधित विकार होता है जिसमें बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाता। सो राइट आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है एडीएचडी। कई तो टीचिंग एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। अभी आपका केवीएस का एग्जाम गया था उसमें सिर्फ फुल फॉर्म आ गई थी, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म भी याद करिए और ये क्या होता है उसके बारे में नजर डालिए, ठीक है। हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करना। एडीएचडी, एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या बला होती है, जरा उस बला के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एडीएचडी के ऊपर, ठीक है। अब जरा एडीएचडी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। कहा भाई एडीएचडी वाली फोटो, ये रही एडीएचडी वाली, ठीक है। तो ये एडीएचडी वाली फोटो है, ये आप में से कोई बच्चा है, ठीक है, अरे इसका तो पेट ही दिख रहा है तो एडीएचडी यानी कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की यहां पर बात हो रही है। एडीएचडी, ठीक है, एडीएचडी का मतलब अटेंशन डेफिसिट। ऐसे बच्चे अपने ध्यान को एक जगह पर अटेंशन यानी कि केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ वीडियो देख रहे हो और मान लीजिए किसी के अंदर भगवान न करे एडीएचडी हो जाए, तो पता वो क्या काम करेगा,
कभी मेरी वीडियो देखेगा, कभी यूट्यूब पर कुछ और सर्च करेगा, कभी कमेंट बॉक्स में दो चार नाम लिखेगा, कभी दो चार किसी को और बात सुनाएगा। मतलब अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं कर पाते अपने माइंड को, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी हाइपर एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। आप उनको एक जगह बैठाओगे, अरे बेटा यहाँ बैठ जा, जैसे आपने उसको बैठाया तुरंत उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। आप कहोगे चल ठीक है टीवी देख ले, रिमोट आ गया हाथ में, टीवी का रिमोट जल्दी जल्दी चैनल बदलता रहेगा, जल्दी जल्दी चैनल बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी आपका डिसऑर्डर होता है। मैंने बताया था ऑटिज्म के अंदर भी बच्चों के अंदर इसके कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो ऑटिज्म आपका मैंने बताया था, संवलीनता बताया था, तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। जो मैंने आपको बताया ऑटिज्म के अंदर बताया, ओ एडीएचडी के अंदर बताया। अब यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एडीएचडी वाले से जूझता अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से आपका क्या सही है, आप लोग किसके साथ जाओगे और आप लोग किसके साथ जा रहे हो। अभी आप लोग किसी के साथ नहीं जा रहे, ठीक है। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आवेगशीलता के आवेग में रहते हैं, जैसे मैंने फोटो के माध्यम से आपको समझाया, आवेग में रहते हैं, एक जगह नहीं बैठा सकता इनको कोई भी, ठीक है। एक जगह कुछ काम नहीं दे सकता है ऐसे को, ठीक है। तो इनका समायोजन करने के लिए इनको थोड़ा अटेंशन आपको लगाना पड़ेगा किसी काम के अंदर, ठीक है। तो किसको दर्शाते हैं, आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, अजी हाँ एक सीट पर बैठ जाएंगे। अगला है उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने बताया टीवी का रिमोट दे दिया, जल्दी जल्दी चेंज करेगा, किसको नहीं सुनेगा एक तरीके से, ठीक है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज वे में नहीं करते, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा उछल कूद कर रहा था। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ डैश डिसेबिलिटी। अब यहां पर आपके सामने डिसलेक्सिया दिया हुआ है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है, डिसलेक्सिया आपका पठन यानी कि पढ़ने से संबंधित यानी कि रीडिंग से संबंधित विकार है। तो बच्चा को पढ़ने से संबंधित जितनी भी प्रकार की दिक्कत आए वो आपके डिसलेक्सिया के अंदर आती है। तो डिसलेक्सिया कैसी डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, सेंसरी है, बिहेवियरल है या फिर आपकी मोटर है, ठीक है। बताओ, यहां पर मैंने आपको समझाया हुआ है इस फोटो के माध्यम से, ये रही हमारी फोटो। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपको दिख रहा है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जितनी लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी वो आपकी किसके अंदर आ जाती है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो आंसर यहां पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 10वें के ऊपर हम लोग आ गए, ठीक है। वीडियो के एंड में ईमानदारी से अपना स्कोर बताना। जितने क्वेश्चन ये मैं सारी चीज आपको करा रहा हूं ना, यही मतलब बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इन्हीं में से शायद कोई इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, बस इनको समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंत्य क्रियाओं को और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित होती है। यानी कि बच्चा वो आपको बताना है डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है। हालांकि दिव्यांगता होनी चाहिए, विकलांगता नहीं होनी चाहिए। अब आपका दिव्यांग वर्ड चल रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिया गया था। तो कौन बच्चा यहाँ पर आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता और कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है, वो आपको बताना है। वो किस प्रकार की डिसेबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्या वो एडीएचडी के अंदर आएगा, क्या वो ऑटिज्म के अंदर आएगा, डिसलेक्सिया के अंदर आएगा या डिस्कैलकुलिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बढ़िया आपको दिया था, ठीक है। क्या है इसका आंसर, रोज रोज आ जाते हो आप बेवकूफ की तरह वीडियो देखना, ठीक है। ऐसा बच्चा जो कहता है सेकंड आंसर तो किसके साथ आप जा रहे हो, बीबी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके सामने अगले की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। बहुत सही चलो भाई, आज आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विषय वस्तु यानी कंटेंट को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, ठीक है, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है। क्या ये सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है, क्या ये सेरिब्रल पाल्सी। देखिए सेरिब्रल पाल्सी की अगर मैं बात करूं, ये मैं यहां पर आपको दिव्यांगता दिखा रहा हूं जो, तो यहां पर एक दिव्यांगता आपको दिख रही होगी, ये रही, कहा गई, अरे कहा गई यार, ये रही सेरिब्रल पाल्सी, ये रही सेरिब्रल पाल्सी। अब देखिए सेरिब्रल पाल्सी जो आपकी डिसेबिलिटी होती है ना, ये आपकी मस्तिष्क से जुड़ी डिसेबिलिटी होती है। क्या रहती है, ये आपके मस्तिष्क से जुड़ी आपकी डिसेबिलिटी होती है। तो मस्तिष्क में बेसिकली क्या होता है, जब ये सेरिब्रल पाल्सी की आपकी डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो होता है ना अपने शरीर के सही प्रकार से मूवमेंट नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं बना पाता चीजों का, ठीक है, जो आपका सेरिब्रल पाल्सी के अंदर होता है। तो आप लोग समझिए किससे जुड़ी होती है, माइंड की एक्टिविटी से, यानी माइंड से संबंधित होती है, जो एक्टिविटी करने में दिक्कत करे या बैलेंस बनाने में दिक्कत करे, जो ये आपकी सेरिब्रल पाल्सी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेरिब्रल पाल्सी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेरिब्रल पाल्सी, तो यहां पर सेरिब्रल पाल्सी के अंदर क्या अक्षरों शब्दों हटा देना, इन सब का एक मिला के पढ़ते समय, तो क्या ये पढ़ने से संबंधित आपकी, जी नहीं, तो पढ़ने से संबंधित क्या हो जाएगी, डिसलेक्सिया। तो जहां पर भी पढ़ने की बात हो जाएगी वो आपकी डिसलेक्सिया हो जाएगी। ऑटिज्म अभी मैंने आपको पढ़ाया, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी अभी क्वेश्चन आपके आने वाले, तसल्ली से इसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी अब क्या बला होती है, इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आगे जो जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जरा और कुछ क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन
स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आई सामंजस्य यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। ये तो मैंने अभी बताया आपको, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है। बताओ कौन सी डिसेबिलिटी करती है इस प्रकार से? क्या डिसलेक्सिया करती है? ये तो पढ़ने से संबंधित होती है। डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित होती है। डिस्फेजिया आपके कम्युनिकेट करने से संबंधित होती है। डिस्प्रेक्सिया होती है आपकी मोटर स्किल से संबंधित होती है, जहां बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। सो राइट आंसर आपका फोर्थ यानी कि डीडी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले के ऊपर बात करते हैं। अगला आपके सामने ये दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अगला अगला आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं होगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र की यहां पर विशेषताएं पूछी है। अब जरा एक एक के बारे में हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। पहला, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है। देखो पढ़ने से संबंधित आपका डिसलेक्सिया आता है, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगी। वर्तनी में वो गलती करता है यानी स्पेलिंग में गलती करता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगी। ठीक से नहीं पढ़ता, लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी। एक ही गतिक क्रियाओं को बार बार वो करता है। ठीक है, रोज रोज आ जाते हैं मेरी यहाँ पर वीडियो देखने। ठीक है, रोज रोज आ जाते हैं वीडियो देखने। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका ऑटिज्म होता है, सवलीनता आपकी होती है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर नहीं होता, हालांकि आपके इंटेलेक्चुअल ये आपकी डिसेबिलिटी के अंदर दोनों आते हैं। तो ये बेसिकली आपका ऑटिज्म होता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर बात करी जाए तो ऊपर के तीनों आपके हो जाएंगे, ये वाला आपका नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला आंसर यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर ठीक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जरा उसके बारे में नजर डालते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने, फिर हम लोग लोकोमोटर वगैरह के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे कि आपकी देखो कर लो हिंदी में नाम, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, अरे सीधा इंग्लिश में नाम कर लो, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, ये सब आपकी क्या होती है, ये सब आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनके संदर्भ में आपका सही है। पहला दिया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते जो बच्चे होते हैं एक जैसे होते हैं, अरे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। किसी को पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो आपका गलत हो गया। लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते बच्चों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है। अरे तू सबसे बेहतर लिख रहा है, अगर तू सबसे बेहतर भी ना लिखते तब भी हमारे सचिन सर ने बता रखा है, तुझे देखते काट दो। ठीक है, अगला आपके सामने है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, किसकी बात हो रही है, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी की यहां पर बात हो रही है। तो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी अधिगम अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक, उनके मानसिक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। सर्वोत्तम आपका टीचर सेंटर्ड नहीं होता, आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटी आपका तंत्रिका संबंधी, किससे संबंधित आपका, ये संबंधित आपका न्यूरोलॉजिकल से संबंधित आपका। ठीक है, किससे, न्यूरोलॉजिकल। अभी ये जो आपका 20 अगस्त को पेपर था ना, ठीक है, तो 20 अगस्त के पेपर के अंदर देखो यही क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंदर पहला वाला आपका यही है, अरे कहा गया यार पेपर, तो पहला जो पूछा गया यही पूछा गया था। जो आपका इसके अंदर मुझे देखने पड़ेंगे सारे के सारे, अभी देखेंगे। तो उसके अंदर आपका पूछा गया था डिस्ग्राफिया से संबंधित। ठीक है, इसमें आप देख लेना, मैंने इस पेपर को डिस्कस कराया हुआ है कि डिस्ग्राफिया कैसा विकार है, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लिखने से संबंधित आपका विकार होता है। ठीक है, और वातावरणीय दोनों तरीके के कारकों से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जेनेटिक्स भी होती है और एनवायरमेंट से भी कुछ आपकी प्रभावित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो इसके संदर्भ में आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है सर, मॉक टेस्ट में नंबर शो नहीं कर रहा है, कुमारी अर्चना भाई। मॉक टेस्ट जैसे आप सबमिट करते हो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको नंबर दिखेंगे आपके कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही है, कितने गलत है। और जो यहाँ पर मान लीजिए सही गलत आपने लगाया, उनके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखे रहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, तो आप उसको सही से सबमिट तो करो। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे, सही से करा करो। ठीक है, कुछ बच्चे कोर्स ले लेते हैं, कोई पेपर 1 की जगह पेपर 2, पेपर 2 की जगह पेपर 1, किसी से नोट्स खोलनी नहीं आते, किसी से कुछ नहीं आते। यार आप लोग इतने बड़े बन गए हो, हमारे घर के अंदर अगर मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा होगा ना, वो ऑपरेट कर लेता है इतनी आसान चीजों को। ठीक है, आप गड़बड़ी करते हो। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता है। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी शारीरिक गतिक विकलांगता की बात हो रही है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझते बच्चों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक क्या होगी। अब ये क्या है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, क्या बला है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये रही आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किससे संबंधित होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित होती है। ठीक है, अब जरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। मैंने पिक्चर ली हुई है, तो ये आपके सामने दिख रही है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या दिख रही है, ये आपके सामने दिख रही है लोकोमोटर, ये जो डिसेबिलिटी होती है बच्चों को, क्या होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा समझ में आ जाएगा, दोबारा कभी देखने को जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी बेसिकली आपके शरीर से जुड़ी आपकी ये दिव्यांगता होती है। इसके अंदर बेसिकली जो सबसे जो एप्रोप्रिएट अगर मैं आपको चीज बताऊं, इसमें जो बच्चे होते हैं ना, बड़े भी होते हैं, उनका जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम की वजह से मूवमेंट नहीं कर पाते, तो बेसिकली आपके शरीर से जुड़ी दिव्यांगता होगी। जैसे मान लीजिए किसी का घुटने के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर वो व्हील चेयर पर इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी और को दिक्कत हो गई, हाथ में कुछ दिक्कत हुई तो छड़ी लेकर चल दिया। ठीक है, इस प्रकार के मान लीजिए पैर में कुछ दिक्कत है, तो इस प्रकार से इक्विपमेंट ले लिए।
आपके सीटेट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी चीज को पुश नहीं कर पा रहा, धकेल नहीं पा रहा, कौन सी डिसेबिलिटी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। कोई बच्चा अगर सही प्रकार से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, या किसी प्रकार की व्हील चेयर का यूज कर रहा है, किसका व्हील चेयर का यूज कर रहा है, तो कौन सी डिसेबिलिटी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ऐसे बच्चों का समायोजन आप स्कूल में किस प्रकार से कर सकते हो, वो हम करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। आप लोग समझिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी किससे संबंधित होती है? शरीर से जुड़ी आपकी डिसेबिलिटी होती है। अब यहां पर दिया हुआ है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जूझते बच्चों के लिए सबसे एप्रोप्रिएट टेक्निक क्या होगी। पहला आपके सामने दिया हुआ है व्हील चेयर, यार ये तो मैंने अभी आपको फोटो के माध्यम से भी दिखा दिया। व्हील चेयर यहां पर होता है, क्या होता है आपके यहां पर व्हील चेयर भी होता है, तो व्हील चेयर दिखा दिया। आप लोग यहां पर बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है, आप लोग यहां पर बिल्कुल ठीक इसका आंसर दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा समझ भी लो, ठीक है। तो व्हील चेयर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रैंप पर जो रेलिंग होती है, जैसे मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो रैंप पर चलते हैं तो वो आ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपको टॉयलेट अलग बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए टॉयलेट आपको अलग बनानी चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल के अंदर आपको करिकुलम के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए मान लीजिए जो आपका स्कूल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी बनेगी उल्टी सीधी, ठीक है ये मान लीजिए स्कूल है, घर जैसा स्कूल है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो इनकी क्लासरूम होगी ना वो ग्राउंड फ्लोर पर रखनी चाहिए। क्यों? अब मान लीजिए बच्चों को चढ़ने में दिक्कत है और मान लीजिए आपने उसकी क्लास रख दी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रख दी, तो बच्चा कैसे चढ़ेगा ऊपर जब उसको शरीर से जुड़ी दिव्यांगता है? या तो आप लिफ्ट लगाइए स्कूल के अंदर लिफ्ट नहीं मिलेगी, खासकर गवर्नमेंट के अंदर तो वैसे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी उनकी क्लासरूम है, चाहे उनकी लेबोरेटरी आप लोग लेकर जाइए उनको, चाहे लाइब्रेरी भी उन बच्चों के लिए होनी चाहिए, तो ऐसी चीजें उनकी सभी ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, ठीक है। बात आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार के प्रावधान करके आप बच्चों को मतलब इंक्लूजन क्लासरूम में कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आजकल तो कई सारे इक्विपमेंट भी आ रहे हैं जो इनके लिए यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे उसके अंदर एक तो ये बड़ा कॉमन ही है व्हील चेयर वाला, ये बड़ा कॉमन है। सो राइट आंसर आप लोग जिसके साथ जा रहे हो, पहले के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है, पहले के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आपने। देखिए एक आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, स्टैंडिंग फ्रेम के नाम से सुना होगा। स्टैंडिंग फ्रेम के अंदर मान लीजिए अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए इस बेचारे का पैर ही नहीं है या मान लीजिए हाथ में भी दिक्कत है, तो एक स्टैंडिंग फ्रेम भी आता है। स्टैंडिंग फ्रेम के अंदर जो भी व्यक्ति को वो स्टैंडिंग फ्रेम दिया जाता है, इस प्रकार से अपने दोनों हाथ उसके अंदर हमने डाले, ये जो पैर है ये हमने उसके अंदर डाले, तो मूवमेंट कराने में हमें हेल्प करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पैर के साथ में एक हाथ भी नहीं है, फिर बच्चा कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसके अंदर हमने दोनों हाथ डाले, बैक हमने उसके अंदर डाली, स्टैंडिंग फ्रेम के अंदर पैर डाले, और इस प्रकार से फिर मतलब एक हाथ ऐसे चलेगा, पैर चलेगा और फिर ऐसे चलेगा, तो बच्चे के अंदर यह मोबिलिटी आ जाती है, मतलब गतिशीलता आ जाती है, ऐसे बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। व्हील चेयर पर रहेगा बच्चा, इसके माध्यम से शुरू कर देता है। आजकल तो हाथों की जगह वो आती है आपकी सीधा रिमोट वाली आती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए जो मैंने बताई। तो राइट आंसर आपका पहला यहां पर सही हो जाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं भाई, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वाले बच्चों के समावेशन के लिए, उनके इंक्लूजन के लिए उपयुक्त समन्वय युक्ति का सही युग्म यानी कि सही मिलान क्या होगा। अब यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग देना है। अब चलिए मैच द फॉलोइंग के ऊपर नजर डाल लेते हैं हम एक एक करके कि आपका क्या मैच द फॉलोइंग यहाँ पर होना है, ठीक है। एक अपने वाला फोन दे, मेरे वाले का तो हो गया मैच द फॉलोइंग, इसकी गई, ठीक है। पहला है अधिगम कठिनाई पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना, ठीक है। तो पहला क्या है, अधिगम कठिनाई पूरा करने के लिए अतिरिक्त यहाँ पर समय देना, बिल्कुल ठीक बात है। अतिरिक्त समय उनको यहाँ पर ऐसे बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। तो मेरा फोन चल रहा है, ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए, अतिरिक्त समय देना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये कहता है कि जब बच्चा मान लीजिए किसी एग्जाम के लिए भी जाता है तो एग्जाम में उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है। मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम है तो आपका सीटेट का एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी से ग्रसित आपका मान लीजिए बच्चा आता है, ठीक है, हालांकि प्रावधान नहीं है, सभी को इक्वल टाइम की बात होती है, लेकिन मान लीजिए स्कूल के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग प्रावधान दिए गए, स्कूल के अंदर अलग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनके लिए अलग प्रावधान है। तो अगर डिसेबिलिटी से ग्रसित कोई बच्चा, उसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर देंगे, ठीक है, ये बात आपके उनके अधिकारों के अंदर कही गई है। दूसरा, हमें उनके लिए एक स्क्राइब यानी कि लिपिक की उपलब्धता रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता, क्या करेगा, तो कोई स्क्राइब यानी लिपिक को बुलाएगा कि भाई तू मेरा एग्जाम दे दियो, ठीक है। तो इस प्रकार से अतिरिक्त समय देने की बात होती है। एडीएचडी की बात यहां पर नहीं होती, एडीएचडी डिसऑर्डर की बात नहीं होती, और साथ में लिखा हुआ है इसमें कि बेहद जटिल होता है, नहीं। दृष्टिबाधित के लिए दिया हुआ है मुद्रित सामग्री का प्रावधान। अरे जब देख नहीं सकता तो मुद्रित सामग्री का यहां पर क्या काम करेगा। वाक बाधिता व्याख्यान विधि का प्रयोग, अगर किसी को स्पीच इंपेयरमेंट है तो यहां पर आप लेक्चर मेथड का यूज कैसे करोगे, ठीक है, तो उसके लिए तो दिखाने वाले मेथड का यूज करोगे। तो अधिगम कठिनाई पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त समय उनको दोगे, तो इनके ऐसे बच्चों का समावेशन करने के लिए पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। जैसा अब आप लोग आंसर दे रहे हो, अब आपके अंदर तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी मेरे ख्याल से इस प्रकार की, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अंदर होगी भी तो मैं आपको नहीं दे सकता एक्स्ट्रा समय, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं थोड़ा उनको और टाइम देता, ठीक है, एक्स्ट्रा से भी उनके लिए कुछ प्रावधान में कर सकता था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात मेरी एक बात है, देखो जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, आप कभी ये मत सोचा करो कि मतलब मुझे सिर्फ एग्जाम पास करना है। आप इस एग्जाम के थ्रू ये सोचिए कि मैं बच्चों के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूं।
ठीक है, मैं भी मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ, हमारा देखिए कोई रिलेशन तो है नहीं, लेकिन जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन बन जाता है। अब मेरी जो इमेज बनी है, आप जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, जितने भी मेरे माइंड के अंदर इमेज अगर देखोगे ना, जो मैंने अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बनाए हुए, तो मेरे माइंड के अंदर कंसेप्ट बने होते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं। आप भले ही बागड़ बिल्ले हो रखे हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की इमेज बनी होती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का बच्चों का टीचर से कनेक्शन बन जाता है। आप लोगों का भी मुझसे बहुत लगाव हो गया होगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आए वो बच्चे के हित के अकॉर्डिंग हो, बच्चे का अनित ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा आंसर आप लोग मत दीजिए जो बच्चे के खिलाफ जा रहा हो, और ये सिर्फ एग्जाम तक सीमित मत रखना, जब आप लोगों की जॉब लग जाए तब भी इस काम को करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन आपको इसी प्रकार से रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर है कि एक बच्चा, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, यानी कि जो बच्चा मान लीजिए देख नहीं सकता, तो उसकी विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, एक टीचर को क्या काम करना चाहिए। अब जरा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, पहली आंसर दे दिया, सेकंड चलो सेकंड पे आता हूं। विविध तरीके के दृष्टि प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना। अरे जब देख नहीं सकता तो अलग अलग प्रकार के विजुअल प्रेजेंटेशन करके क्या फायदा। अब मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए आप में से देख नहीं सकता, अब मैं कहूंगा देखो भाई मेरी क्लास देख लो। अरे जब देख नहीं सकता बेचारे के साथ क्यों क्लास दिखवानी, तो गलत है। सेकंड क्या कह रहे थे, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्टाइल बुक्स होती है, आपके इस प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, ब्रेल बुक्स होती है जिनको बच्चा ऐसे टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सेकंड सही हो जाएगा। बहुत सी मुख्य फिल्में दिखाना। अरे एक तो बच्चा देख नहीं सकता, ऊपर से तुमने उनको साइलेंट फिल्म दिखा दी, तो ऐसे बच्चों के लिए साइलेंट फिल्म नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बोलने वाली मूवी दिखानी चाहिए। ठीक है, अगला आपके सामने दिया, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। वाह रे वाह। ठीक है, तो जब देख नहीं सकता चित्रों का क्या करेगा, सो राइट आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान, ठीक है, कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जिसे गतिमान दिव्यांगता है, यहां पर बात हो रही है आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो इसकी जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। बताओ, अगर कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो इसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, जरा उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई देखते हैं। पहला है कि बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बिल्कुल ठीक बात है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, किसी प्रकार की सीमाएं नहीं होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, किसी प्रकार से उनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, उनको सीमित नहीं करना चाहिए, तो एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए। तो पहला तो ठीक है भाई आपका। दूसरा है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और टीचर ने गेट पे बड़ी सी अपनी कुर्सी रख दी, टेबल रख दी, और अब वहां से बच्चा कहां निकला, क्योंकि बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मान लीजिए व्हील चेयर से आ रहा है, बताओ बेचारे की कैसे कहां निकल जाएगी, बाहर भी छोड़ेगा तो भी अंदर जाने के लिए उसको थोड़ी जगह चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि मेज कुर्सी को कम कर आने जाने के लिए सुगम बनाना चाहिए उसको। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए देख नहीं पाता तो सुनने वाली पद्धतियों का यूज करिए, सुन नहीं पाता तो देखने वाली का करिए। तो इस प्रकार से आपके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। काय भाई तीनों, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर डीडी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, आपका डीडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने कौन सी डिसेबिलिटी है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रतिकूल है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपका अनुकूल नहीं पूछा, प्रतिकूल पूछा, यानी कि अपोजिट पूछा है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो इसका प्रावधान मैं आपको बता रहा था और इसके बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, तो कौन इसके प्रतिकूल है, जरा उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। जो बच्चे अभी आए बीच क्लास में, तो शुरुआत से देख लेना, मैंने आपको आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है उससे बेसिक जानकारी बताई, जो आपकी दिव्यांगता होती है उसके बारे में बताई। तो ये सब चीजें एक एक करके मैंने अभी तक आपको बता दी है। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अपोजिट है, यानी कि प्रतिकूल है। जरा देख लेते हैं भाई कौन सा प्रतिकूल है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला देखते हैं कि परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर जो आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन बच्चों को एग्जामिनेशन पेपर में, वो उन बच्चों को दिया जाएगा, जिसकी बात मैंने पहले ही आपसे कही। तो पहला तो यहां पर आपका पॉजिटिव है, जबकि हमें ढूंढना है प्रतिकूल, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है। दूसरा दिया उसने विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ऐसे को स्क्राइब मिलेगा। मान लीजिए कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता, ऐसे के लिए स्क्राइब ढूंढ दो। ठीक है, इस प्रकार के स्क्राइब काफी रहते हैं जो इस प्रकार दूसरों का पेपर दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्मो क्या होता है भाई, अच्छा कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्स, अच्छा कोर्स है, मैं सोच रहा कोर्म कहां से आ गया। तो यहां पर कोर्स की बात हो रही है, तो ऐसा दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोई कोर्स की वहां पर बाध्यता नहीं होती किसी प्रकार की। ठीक है, ऐसे बच्चों को तो बाध्य किया ही नहीं जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव है। और नेगेटिव का भाई प्रतिकूल, का भाई प्रतिकूल ही हो जाएगा। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करना है, बिल्कुल ठीक बात है। एकोमोडेट करना है ऐसे बच्चों को आपको क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के उपकरण मेथड्स के माध्यम से, अलग संसाधन उनको देकर। सो आंसर आपका ये थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे देखो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं जो आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। अधिगम अक्षमता, यहां पर बात हो रही है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी।
के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता, कितना सिंपल है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर दिए हुए, तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर, मैथ से संबंधित डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं, कैलकुलिया, कैलकुलेटर, याद आया कुछ, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया नहीं होगा, मोटर स्किल से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, जो आपके मैथ से संबंधित सारे विकार होते हैं। ये तो बड़ा बच्चा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे बच्चे से क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपकी डिसेबिलिटी से जुड़े हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता की बात यहां पर हो रही है, किसकी बात हो रही है यहां पर, आपके इंटेलेक्चुअल क्रियाशीलता की यहां पर बात हो रही है। तो इसमें सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होगा, बताओ भाई, इनको उचित तरीका क्या होगा। मेंटली रिटार्डेड यानी कि मानसिक मदता, ये तो नहीं होगा, ठीक है, जो आपके जड़ बुद्धि टाइप के जो आपके इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति नहीं होगा, मानसिक रूप से विकलांग नहीं होगा, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से संबंधित है, तो वो इसको यहां पर संबोधित करने का ऐसा यहां पर तरीका सही माना जाएगा। सो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर डीडी के साथ जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी सीधे संचार कौशल, ठीक है, और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को प्रभावित करती है, बताओ। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, नहीं डिस्फोर्बिया या फिर डिस्फेजिया, बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये तो आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सीटीपी के किंग सचिन सर, वाह भाई, ये अच्छा किंग बनाते रहते हो, ठीक है। सीटेट में तो वैसे भी इतना लेवल नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या लेवल रहता है, ठीक है। किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ, डिस्फेजिया, फोर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो, डिस्फेजिया, यानी जब अपनी भाषा में फंस जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्फेजिया का मतलब फंसना, और फंस किस में जाता है, कम्युनिकेट करने में। सो राइट आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बड़े सिंपल सिंपल अब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता यहां पर दे दी, कौन सी सीखने की अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है भाई। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन होगा, तो इनका इंक्लूजन किस प्रकार से कर सकते हो आप लोग, नजर डालते हैं। मूल्यांकन के लिए, यार मानकीकृत आ गया, आगे पढ़ो या काट दो, काट दो भाई, पहला तो आपका नेगेटिव हो गया। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो लंबी अवधि की लिखित परीक्षा आप इन लोगों के लिए लोगे या नहीं लोगे। आप लोग जा रहे हो फोर्थ के साथ जा रहे हो, चलो भाई फोर्थ के साथ अभी बाद में जाएंगे, पहले ऑप्शन पढ़ लेते, इतनी जल्दी आंसर कैसे दे देते हो भाई, ठीक है। तो लंबी अवधि की लिखित परीक्षा नेगेटिव। तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, ठीक है, जैसा आप लोग अभी तनाव में हो रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप में से किसी के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है और तनाव में काम करने का आपका परीक्षण करे, पूरा प्रेशर डाल दे कि तुम्हें जो है ना एक हफ्ते के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मैं अब आपका परीक्षण करूंगा, अगर आप फेल हो गए या आपके नंबर कम नहीं आए तो 2 गाली और दूंगा। तो ऐसी जगह में क्या करोगे, 10 गाली मुझे दोगे, कहेंगे कमरा बंद कर लो, आज इसे ले लो, ठीक है। आज इसे तोड़ेंगे। तो अगर छोटा बच्चा कोई लर्निंग डिसेबिलिटी सी है, तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया का जो आपका लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ये आपका जब बच्चा तनाव में आ जाता है, तनाव से संबंधित आपका डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण हम नहीं करेंगे। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, बिल्कुल ठीक बात है, प्रिफरेंशियल सीटिंग की व्यवस्था करेंगे। अगर किसी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है या और भी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो मान लीजिए किसी बच्चों को, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, लर्निंग डिसेबिलिटी से भी अलग आपको डिसऑर्डर बता रहा हूं। अगर किसी बच्चों को देखने की प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो हम उन बच्चों को क्या काम करेंगे कि बेटा पीछे से बेटा आगे आके बैठ जाओ, अगली सीट पर आके बैठो, यहां से आपको क्लियर दिख जाएगा। अगर किसी को मान लीजिए सुनने से संबंधित है, श्रवण बाधित है, तो उसके लिए भी क्या कहेंगे कि बेटा पीछे से आगे आके बैठ जाओ, थोड़ा यहां पर आपको क्लियर दिख जाएगा, क्लियर आपको समझ में भी आ जाएगा, सुन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर टीचर को कभी जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए। पहले जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, लड़कियों की एक तरफ लाइन, लड़कों की एक तरफ लाइन रहती थी, ठीक है। तो लड़के लड़कियों को एक साथ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर ऐसे पढ़ते हैं, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसा करते हैं, ठीक है, कि लड़के लड़कियों को एक साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा देख रहा था, तो आपस में पता नहीं हो गई होगी कोई बात, तो आपस में खूब बजे, वहां पर लड़कों के आपस में मुख्य बजे, ठीक है। वो कहेगा नहीं इस लड़की के पास मैं बैठूंगा, वो कह रहा था नहीं हम बैठेंगे, तो आपस में खूब बजी, ठीक है। तो देखो टीचर को ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, कोई जेंडर वाइज नहीं रखा। अब वो जेंडर ही आपस में टूटे पड़े, उसमें टीचर की क्या गलती। तो जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये लड़कों की है बॉय, एक लाइन लड़कियों की है, एक लाइन बॉय की है, एक लाइन गर्ल की है, तो जेंडर वाइज नहीं होगा। दूसरा, इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सिटिंग अरेंजमेंट रखना है। मान लीजिए ये पीछे बैठने वाले सारे चिरांद होते हैं, ठीक है, ये जो बैक बेंचर होते हैं सारे चिरांद होते हैं, तो क्या काम करो, इन्हें कभी आगे बैठा दो कि ओए खड़ा हो पीछे से आगे, अब तुम कुछ दिनों के लिए आगे बैठोगे, ठीक है, इनके साथ बैठोगे। या तो इन्हें बिगाड़ देंगे आगे वालों को भी, या फिर डर के जो है फिर अपना आगे आके बैठना शुरू कर देंगे, या आपस में तालमेल बढ़ जाएगा। कुछ चीजें किताबी भाषा में सही लगती है, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली में देखते हैं ना, तब वो सही नहीं बैठती। ये जिस दिन पीछे वाले आगे आते हैं ना, आगे वालों की जो है आपकी खटिया खड़ी कर देते हैं उसी टाइम पे, और भाई बहुत आगे बैठता है, अल्लाह दिखा कॉपी क्या कहते रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रिफरेंशियल सिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर से हो जाएगा, समावेशन करने का आपका ये तरीका सही हो जाएगा। ठीक है चलिए भाई, यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर था वो चैप्टर मैंने करा दिया, जो इस चैप्टर को मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत से सारी चीजें इस एक्ट के बारे में बताई। मैंने आपको बताया ये एक्ट क्या होता है, किससे संबंधित होता है, क्या क्या इसके अंदर सारी चीजें होती है वो आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उन लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताया, इनका समावेशन आप क्लास में किस प्रकार से कर सकते हो वो बताया, कुछ आपके एडीएचडी बताया, ऑटिज्म आपके सामने बताया। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपके सामने